घना जंगल जहां देवदार के ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान को छूने की कोशिश कर रहे थे, आज रात किसी खामोश जल्लाद की तरह खड़े थे। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें जब देवदार के पत्तों से छनकर नीचे गिरती तो ऐसा लगता जैसे कोई रो रहा हो। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कौंध उस खौफनाक रात को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। इसी डरावने सन्नाटे को चीरती हुई एक पुरानी जर्जर जीप तेजी से कीचड़ और मलबे को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। जीप की हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी उस घने अंधेरे को भेदने के लिए नाकाफी लग रही थी, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर जमी मजबूत उंगलियां थामने वालों का हौसला बयां कर रही थी। जीप के अंदर का माहौल बाहर के तूफानों से भी ज्यादा तनावपूर्ण था। अंगद, जिसका चेहरा किसी तरासे हुए पत्थर की तरह सख्त और आंखें किसी बांस की तरह तेज थी, पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभाले हुए था। वो देहरादून पुलिस का एक ऐसा स्पेशल इन्वेस्टिगेटर था जिसके नाम से बड़े बड़े अपराधी कांपते थे। उसके चेहरे पर इस समय अनुशासन और एक कड़क पुलिस वाले का मिजाज साफ देखा जा सकता था। लेकिन आज उसकी इस जीप की बगल वाली सीट पर कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक बेहद मासूम और सहमी हुई जिंदगी बैठी थी। तारा, जिसके चेहरे पर सादगी और पहाड़ों की कुदरती खूबसूरती का एक अनोखा संगम था, एक छोटे से बच्चे को अपने सीने से पूरी ताकत से चिपकाए हुए थी। वो बच्चा जिसका नाम कबीर था और उम्र बमुश्किल 4 साल रही होगी, डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां तारा के कपड़ों को ऐसे जकड़े हुए थी जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। तारा लगातार बच्चे के सिर पर हाथ फेर रही थी। उसकी खुद की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक माँ की वो जिद थी जो किसी भी तूफान से टकराने का दम रखती थी। अंगद ने एक पल के लिए जीप के गियर को बदला और तिरछी नजरों से तारा की तरफ देखा। उसकी भारी और हुक्मराना आवाज जीप के भीतर गूंजी। उसने कहा कि तारा, तुम्हारे इस एक फैसले की वजह से मेरी पूरी नौकरी, मेरा करियर और मेरी इज्जत सब कुछ दांव पर लग चुकी है। कमिश्नर साहब इस समय शहर के सबसे बड़े रसूखदार लोगों के दबाव में हैं और कल सुबह जब मैं खाली हाथ हेडक्वार्टर पहुंचूंगा तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। हम एक ऐसे बच्चे को लेकर इस तरह कानून की नजरों से दूर भाग रहे हैं जो शहर के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस का इकलौता चश्मदीद गवाह है। तारा ने कबीर के कांपते हुए शरीर को थोड़ा और सहलाया। उसने अपने बहते हुए आंसुओं को अपनी आस्तीन से पोंछा और अंगद की तरफ देखकर बेहद दृढ़ आवाज में कहा कि वो गवाह बाद में है अंगद, पहले वो एक 4 साल का मासूम बच्चा है। उसने अपनी इन नन्ही आंखों के सामने अपनी असली माँ को तड़पते और मरते देखा है। वो सदमे में है। अगर वो उस ताकतवर और रसूखदार कातिल के हाथ लग गया तो वो लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं कबीर को उस मौत के मुंह में वापस नहीं धकेल सकती, चाहे इसके लिए मुझे कानून तोड़ना पड़े या इस पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगी। अंगद ने एक ठंडी और लंबी सांस ली। उसने स्टीयरिंग व्हील पे अपनी पकड़ को और मजबूत किया। उसे पता था कि तारा जिस रास्ते पे चल पड़ी है वहां से वापसी मुमकिन है नहीं थी। उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा कि दुनिया से लड़ना फिर भी आसान होता है तारा, लेकिन जब जंग अपनों से और उस कानून से हो जिसकी रक्षा की कसम मैंने खाई है तो रास्ते और मुश्किल हो जाते हैं। हमारे पीछे सिर्फ उस कातिल के भेजे हुए गुंडे नहीं, बल्कि पूरी पुलिस फोर्स भी लगी हुई है। घंटों के सफर के बाद जीप देहरादून के बाहरी इलाके में स्थिर एक एकांत पहाड़ी पे बनी पुरानी लकड़ी की विला के सामने जाकर रुकी। ये विला अंगद के दादाजी का था जो सालों से खाली पड़ा था। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों और गहरी खाइयों के बीच घिरा ये घर का इस समय सबसे सुरक्षित पनाहगार लग रहा था। विला के भीतर का माहौल बाहर की तुलना में थोड़ा शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन मौजूद थी। कमरे के भीतर मध्यम पीली रोशनी बिखरी हुई थी। उस रात ये विला एक बहुत ही अजीब और ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था।
यह अंगद और तारा की शादी की पहली रात थी, लेकिन इस शादी में न तो कोई शहनाई बजी थी, न ही कोई मेहमान आया था। ये शादी समाज के रीति रिवाजों के लिए नहीं, बल्कि कबीर को उस रसूखदार कातिल के चंगुल से बचाने और उसे कानूनी रूप से अपने पास रखने के लिए जल्दबाजी में उठाया गया एक सुरक्षा कवच थी। कानून की आंखों में धूल झोंकने और बच्चे की कस्टडी हासिल करने के लिए यह एक सोची समझी डील थी। तारा उस समय लाल रंग के भारी कश्मीरी फिरन में सजी एक बेड के एक कोने में बैठी हुई थी। दुल्हन की पोशाक उस पर बहुत जच रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। माथे का सिंदूर और हाथों की मेहंदी उस मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन उसका पूरा शरीर एक अनजाने खौफ से कांप रहा था। कबीर उसके पास के ही एक छोटे से बिस्तर पर सुला दिया गया था, जो गहरी और डरावनी नींद में सो रहा था। कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और अंगद अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी पुलिस की वर्दी उतार दी थी। अब वो एक साधारण ब्लैक स्वेटर और जीन्स में था। उसका ये रूप उसकी वर्दी वाले रूप से थोड़ा अलग, थोड़ा नरम लग रहा था। वो बहुत ही संजीदा और नपे तुले कदमों से तारा के करीब आया। अंगद को अपने इतने करीब आते देख तारा घबराहट के मारे बिस्तर पे थोड़ा और पीछे खिसक गई। अंदर अंगद ने उसकी इस हिचकिचाहट और डर को भांप लिया। वो बिस्तर के किनारे बहुत ही शालीनता से बैठा और बेहद नरम आवाज में बोला कि डरो मत नहीं तारा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये शादी तुम्हारे लिए कोई ख्वाब नहीं, बल्कि कबीर की जिंदगी को महफूज रखने का सिर्फ एक जरिया है। कानून की नजर में तुम अब मेरी पत्नी बन चुकी हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम पर अपना कोई हक जताऊंगा या कोई जबरदस्ती करूंगा। जब तक तुम खुद को सहज महसूस न करो, हमारे बीच एक दोस्त से ज्यादा का कोई रिश्ता नहीं होगा। तारा ने धीरे से अपनी पलकें उठाई और अंगद की उन गहरी, शांत और वफादार आंखों में झांका। उसे उन आंखों में कोई वासना या चालाकी नजर नहीं आई, बल्कि सिर्फ एक रक्षक की ईमानदारी दिखी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि मुझे आपका डर नहीं है अंगद, मुझे तो बस इस बात का खौफ सता रहा है कि मेरी और इस बच्चे की वजह से आपकी बसी बसाई जिंदगी, आपकी नौकरी और आपका सब कुछ बर्बाद न हो जाए। आप एक बेहद ईमानदार कॉप है और मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहती। अंगद ने तारा के इस भोलेपन और फिक्र को देखकर अपने होठों पर एक उदास मुस्कान लाई। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और तारा के कांपते हुए ठंडे हाथ को अपनी उंगलियों के बीच ले लिया। उसने कहा कि मेरी जिंदगी का फैसला करने का हक सिर्फ मेरा है तारा, और मैंने ये रास्ता खुद चुना है। अब तुम बहुत थक चुकी हो, जाओ और ये भारी कपड़े बदलकर कोई आरामदायक पोशाक पहन लो। तुम्हें और तुम्हारे दिमाग को इस समय आराम की सख्त जरूरत है। तारा ने धीरे से अपना हाथ खींचा और उठकर बगल के ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। अंगद उसे जाते हुए देखता रहा। बहुत कम लोग जानते थे कि अंगद के दिल के किसी कोने में तारा के लिए एक बहुत पुराना खामोश एहसास छुपा हुआ था। उसने तारा को तब से देखा था जब वो अनाथालय में बच्चों की सेवा करती थी। उसकी सादगी और निस्वार्थ भाव ने अंगद के सख्त दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी थी, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाओं को जुबान में नहीं लाने दिया था। आज किस्मत उसे एक अलग मोड़ पे ले आई थी। कुछ देर बाद ड्रेसिंग रूम के भीतर से हल्की सी सिसकने की आवाजें आई। तारा आईने के सामने खड़ी थी और उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो अपने गले का भारी पारंपरिक हार उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी धातु की चेन और उसके फिरन के पीछे लगी बारीक डोरी आपस में बुरी तरह उलझ गई थी। उसने जितनी जल्दी उसे खोलने की कोशिश की, वो उतनी ही पेचीदा होती चली गई। अपनी बेबसी और घबराहट में उसकी आंखों से पानी बहने लगा और वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। बाहर खड़े अंगद को काफी समय बीत जाने पर थोड़ी चिंता होने लगी। उसने कमरे के सन्नाटे को तोड़ते हुए ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पे बहुत ही हल्की दस्तक दी। उसने पूछा कि तारा, क्या अंदर सब ठीक है? तुम्हें बहुत देर हो गई, कोई परेशानी है क्या? दरवाजे के पीछे से तारा की रोती हुई और सहमी आवाज आई। उसने कहा कि ये पीछे की डोरी और गले की चेन आपस में बहुत बुरी तरह उलझ गई है अंगद। मैं अकेले इसे खोल नहीं पा रही हूँ और ये मुझे बहुत तकलीफ दे रही है।
अंगद कुछ पलों के लिए झिझका, अपनी मर्यादा और स्थिति के बारे में सोचा। फिर उसने धीरे से दरवाजे के हैंडल को घुमाया और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही दरवाजे की आवाज हुई, तारा झटके से पीछे मुड़ी। इस समय उसके आधे बाल खुल चुके थे और उसके कंधों से वो भारी कश्मीरी शॉल नीचे फर्श पे सरक चुका था। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उसकी खुली हुई गर्दन और उलझे हुए बाल उसके हुस्न को एक अलग ही सादगी और मासूमियत दे रहे थे। अंगद के कदम वहीं थम गए, उसकी सांसें कुछ पलों के लिए रुक सी गई। उसने अपनी जिंदगी में कई खूबसूरत चेहरे देखे थे, लेकिन तारा की इस सादगी में जो कशिश थी, उसने उसके पूरे वजूद को हिला के रख दिया था। वो खुद को संभालते हुए बहुत ही संजीदा कदमों से तारा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। आईने में दोनों के अक्स एक साथ दिखाई दे रहे थे। एक तरफ सख्त चौड़े कंधों वाला पुलिस वाला और दूसरी तरफ ओस की बूंद जैसी नाजुक लड़की। जब अंगद की ठंडी और सलीके से काम करने वाली उंगलियों ने तारा की पीठ पर सुलझी हुई डोरी को छुआ, तो तारा के पूरे जिस्म में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली। अंगद ने बेहद धीमी और गहरी आवाज में कहा कि अपने वजूद को सिकोड़ो मत तारा, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी उलझन सुलझाने आया हूँ, कोई नई मुश्किल खड़ी करने नहीं आया। अंगद बहुत ही नजाकत और धैर्य से उस चेन के छोटे छोटे छल्लों को डोरी के धागों से अलग करने लगा। तारा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आईने के माध्यम से अंगद के उस गंभीर, एकाग्र और केयरिंग चेहरे को देखने लगी। उसे इस बात का एहसास हुआ कि जो इंसान बाहर की दुनिया के लिए एक खौफनाक और करक पुलिस वाला है, उसके भीतर एक बेहद कोमल और संवेदनशील दिल भी धड़कता है। जैसे ही आखिरी गांठ खुली और चेन अलग हुई, अंगद ने शालीनता से अपने हाथ पीछे खींच लिए और 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन उसके चेहरे पर अचानक एक गंभीरता छा गई, जो उसकी पेशेवर आदत का हिस्सा थी। उसने तारा की आंखों में सीधे देखते हुए एक गंभीर स्वर में पूछा, तारा, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात पूछना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज की इस रात, हमारे इस नए रिश्ते की शुरुआत में, तुम मुझसे कोई झूठ नहीं बोलोगी। तारा का दिल एक बार फिर से जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई पुराना राज खुलने वाला है। वो मुड़कर पूरी तरह अंगद के सामने आ खड़ी हुई। अंगद ने अपनी जेब से एक छोटी सी मुड़ी हुई डायरी निकाली और कहा कि कबीर की असली माँ के मर्डर केस की जो शुरुआती फाइल मेरे हाथ में आई थी, उसमें साफ लिखा था कि कबीर उस अनाथालय का बच्चा था जहाँ तुम काम करती थी, और उसकी माँ की मौत के बाद तुम उसकी केयर टेकर बनी। लेकिन जब मैंने कल रात कबीर की मेडिकल रिपोर्ट और तुम्हारी पुरानी ब्लड डोनेशन की हिस्ट्री को आपस में मिलाया, तो कबीर का रेयर ब्लड ग्रुप और तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री हूबहू एक जैसे हैं। तारा, एक पुलिस वाले के दिमाग को तुम धोखा नहीं दे सकती। मुझे सच बताओ, कबीर वाकई उस अनाथालय का एक लवारिस बच्चा है जिसे तुम सिर्फ अपनी ममता की वजह से बचा रही हो, या वो तुम्हारा अपना खुद का खून है? ये सवाल सुनते ही तारा का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। ऐसा लगा जिसके पैरों तले जमीन किसी ने खींच ली हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और बेबसी तैरने लगी। वो कुछ कदम पीछे हटी और उसके कांपते हुए होठों से शब्द बमुश्किल निकले। उसने कहा कि अंगद, प्लीज, खुदा के लिए मुझसे ये सवाल मत पूछिए। मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। चाहे आप मुझे इस वक्त इस घर से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे या एक मुजरिम की तरह गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, लेकिन मैं ये सच अपनी जुबान पे नहीं लाऊंगी। ये कहते ही तारा अपने घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका इस तरह बिखर जाना अंगद के दिल को चीर गया। वो एक सख्त कानून का रखवाला जरूर था, लेकिन इस समय वो सिर्फ एक इंसान था जो उस लड़की के दर्द को महसूस कर पा रहा था। वो तुरंत नीचे झुका, उसके कंधों को पकड़ा और बहुत ही जज्बाती होकर उसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ करने लगा। उसने बहुत ही शांत और भरोसेमंद आवाज में कहा, पागल लड़की, मैं तुमसे ये सवाल किसी मुजरिम की तरह पूछताछ करने के लिए नहीं पूछा था। मैंने तुमसे शादी की है, समाज के सामने तुम्हारा हाथ थामा है और तुम्हारी और कबीर की हिफाजत का जिम्मा अब मेरा है। अगर तुम कोई बात छुपा रही हो तो मैं समझ सकता हूँ कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी और गहरी मजबूती होगी। मुझे तुम्हारे अतीत के पन्नों को खंगालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज के बाद मैं अपनी जुबान से कभी ये सवाल नहीं दोहराऊंगा और ना ही कबीर के सामने कभी ऐसा कोई जिक्र आएगा।
ये सुनकर तारा ने रोते हुए अपनी आंखें उठाई और बिना कुछ सोचे पूरी शिद्दत के साथ अंगद के सीने से लग गई। अंगद ने भी अपनी मजबूत बाहों को उसके चारों तरफ फैला दिया और उसे खुद में समेट लिया। तारा को अपनी जिंदगी में कबीर के आने के बाद पहली बार किसी आगोश में इतना सुकून, इतनी सुरक्षा और इतना सम्मान महसूस हो रहा था। बाहर का तूफान अब भी जारी था, लेकिन उस कमरे के भीतर दो भटकती हुई रूहों को अपनी मंजिल मिल चुकी थी। अगली सुबह जब पहाड़ों पर धुंध छटी तो देहरादून पुलिस हेडक्वार्टर का माहौल गर्म था। कमिश्नर का केबिन फाइलों और तंबाकू के धुएं से भरा हुआ था। कमिश्नर रणवीर ने, जो अपनी सख्त मिजाजी और राजनीतिक गलियारों में अपनी अच्छी पकड़ के लिए जाने जाते थे, गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उनके सामने मेज पे कई अखबार बिखरे पड़े थे, जिनमें शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और सत्ताधारी पार्टी के कट्टावर नेता के बेटे पर मर्डर के आरोपी की खबरें छपी थी। अंगद कमिश्नर के सामने बिल्कुल सीधे अटेंशन की पोजीशन में खड़ा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोश चुनौती थी। कमिश्नर ने अपनी मेज पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहा कि तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो अंगद। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस आग से खेल रहे हो? जिस लड़के पे तुम उंगली उठा रहे हो, उसका बाप इस राज्य की सरकार को अपनी उंगलियों पे नचाता है, और उस पूरे मर्डर केस का इकलौता गवाह वो 4 साल का बच्चा इस समय तुम्हारी अवैध कस्टडी में है, और तुमने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर उस लड़की से शादी कर ली जो उस बच्चे की देखरेख करती है। तुम कानून का रक्षक बनकर उसका मजाक उड़ा रहे हो। अंगद ने अपनी जगह से बिना हिले पूरी कड़क और बेखौफ आवाज में जवाब दिया कि सर, कानून का मजाक मैं नहीं, बल्कि वह ये रसूखदार कातिल उड़ा रहा है। वो अपनी दौलत और ताकत के नशे में एक 4 साल के मासूम बच्चे को ढूंढने के लिए पूरे शहर में अपने पालतू गुंडे भेज रहा है, ताकि वो अपनी गवाही न दे सके। मैंने तारा से शादी किसी फायदे के लिए नहीं की, बल्कि इसीलिए की ताकि उस बच्चे को एक मजबूत और कानूनी गार्जियन मिल सके। अब कोर्ट में मैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक पुलिस वाले के तौर पर भी और उसके पिता के तौर पर भी ले सकता हूँ। कमिश्नर रणवीर ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए अंगद को घूर कर देखा और बेहद ठंडे लेकिन चेतावनी भरे लहजे में कहा कि याद रखना अंगद, ये तुम्हारी आखिरी गलती हो सकती है। अगर कल सुबह कोर्ट की पहली सुनवाई में उस लड़की या उस बच्चे ने जज के सामने बयान दर्ज नहीं कराया या तुम कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए, तो तुम्हारी यही वर्दी भी जाएगी, तुम्हारा मेडल भी छीनेगा और तुम खुद सलाखों के पीछे होंगे। अंगद ने बहुत ही सलीके से अपने सीनियर को सैल्यूट किया और बिना कुछ बोले केबिन से बाहर निकल गया। उसे पता था कि कोर्ट की लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली थी और दुश्मन हर तरफ से जाले चल रहा था। उसी रात जब अंगद किसी जरूरी सरकारी दस्तावेज के सिलसिले में कुछ समय के लिए विला से बाहर गया हुआ था, पहाड़ों पर मौसम ने एक बार फिर करवट ली। बिजली पूरी तरह गुल हो चुकी थी और पूरा विला मोमबत्तियों की कांपती हुई रोशनी में डूबा हुआ था। तारा कबीर को दूध पिलाकर और उसे एक थपकी देकर सुला चुकी थी। वो नीचे लॉबी में आई ही थी कि अचानक विला के मुख्य हॉल की बड़ी सी कांच की खिड़की किसी भारी चीज के टकराने से जोरदार आवाज के साथ टूट गई। कांच के टुकड़ों चारों तरफ बिखर गए। तारा डर के मारे जोर से चीखी। इससे पहले कि वो खुद को संभालती या ऊपर कबीर के पास भागती, उस टूट चुकी खिड़की के रास्ते से 2 नकाबपोश गुंडे हाथ में चमचमाते हुए धारदार हथियार लिए अंदर दाखिल हो गए। उसकी आंखें अंधेरे में बिजली की तरह चमक रही थी और उनके इरादे बेहद खतरनाक थे। उनमें से एक गुंडे ने अपनी भारी और कर्कश आवाज में कहा कि कहाँ छुपा रखा है उस बच्चे को, चुपचाप उसे हमारे हवाले कर दे लड़की, वरना आज की रात इस पुराने विला में तेरी ऐसी लाश मिलेगी जिसे ढूंढने वाला कोई नहीं होगा। तारा इस भयानक स्थिति में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसके भीतर की माँ इस समय जाग चुकी थी। वो धीरे धीरे पीछे हटते हुए सोफे के पास पहुंची और वहां रखे एक भारी पीतल के पुराने दिए को अपने दोनों हाथों में पूरी ताकत से उठा लिया। उसने अपनी आवाज को मजबूत करते हुए कहा कि पीछे हटो, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम लोगों का सिर फोड़ दूंगी। मेरे बच्चे के करीब जाने की कोशिश भी मत करना। तारा की इस बहादुरी को देखकर दोनों गुंडे हंसे। उनमें से जो लंबा और ज्यादा ताकतवर था वो बिजली की गति से आगे बढ़ा और उसने तारा के हाथ से उस दिए को छीनकर दूर फेंक दिया। उसने तारा की कलाई को इतनी बेरहमी से मरोड़ा कि तारा दर्द के मारे कराह उठी और घुटनों के बल आ गई।
गुंडे ने ऊपर की मंजिलों की तरफ इशारा करते हुए अपने साथी से कहा कि तू ऊपर जा और उस बच्चे को उठा, मैं इस लड़की को संभालता हूँ। ठीक उसी पल जब उस गुंडे का साथी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने ही वाला था, विला का मुख्य भारी लकड़ी का दरवाजा किसी भयानक विस्फोट की तरफ एक जोरदार लात के साथ खुला। दरवाजे के फ्रेम में अंगद खड़ा था। उसकी आंखों में इस समय कानून की शांति नहीं, बल्कि साक्षात यमराज जैसी करवाहट और गुस्सा था। उसने अंदर का नजारा देखा। तारा जमीन पर दर्द से तड़प रही थी और एक अजनबी कबीर की तरफ बढ़ रहा था। अंगद ने एक पल का हजारा हिस्सा भी बर्बाद नहीं किया। वो किसी भूखे तेंदुए की तरह आगे झपटा। उसने सीढ़ियों की तरफ बढ़ने वाले गुंडे को पीछे से उसकी कॉलर से पकड़ा और पूरी ताकत से हवा में घुमाते हुए जमीन पे पटक दिया। विला के शांत माहौल में किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी जोरदार आवाज गुंजी, जो उस गुंडे की कलाई की हड्डी टूटने की थी। वो गुंडा दर्द के मारे चीख भी नहीं पाया था कि अंगद ने उसके चेहरे पे अपने भारी बूट से एक ऐसा प्रहार किया कि वो बेहोश होकर फर्श पे गिर पड़ा। तारा को पकड़ने वाले दूसरे गुंडे ने जब अपने साथी का ये हश्र देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने तारा को छोड़ा और अपनी जेब से एक चाकू निकालकर अंगद पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अंगद एक ट्रेंड कमांडो था। उसने गुंडे के वार को बहुत ही आसानी से डॉच किया, उसके हाथ को हवा में ही ब्लॉक किया और अपने दाहिने हाथ से एक ऐसा सॉलिड पंच उसके जबड़े पे मारा कि गुंडे के मुंह से खून की धार निकल पड़ी और वो सोफे से टकराकर नीचे गिर गया। अंगद ने बिना देरी किए अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और उन दोनों के ऊपर तान दी। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था और उसकी सांसें भारी थी। उसने दहाड़ते हुए कहा कि अपने उस रसूखदार मालिक को जाकर साफ साफ लफ्जों में बता दे कि कबीर की तरफ अगर दोबारा आंख उठाने की हिमाकत भी की तो मुझे इस वर्दी और कानून की परवाह नहीं होगी। मैं खुद अपने हाथों से उसका सीना चीर कर रख दूंगा। उठाओ अपने इस कचरे को और दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपनी सरकारी गोली तुम दोनों के भेजे में उड़ा दूं। दोनों जख्मी और डरे हुए गुंडे अपने बेहोश साथी को किसी तरह घसीटते हुए उस टूटी खिड़की के रास्ते अंधेरे जंगलों में भाग खड़े हुए। उनके जाने के बाद विला में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अंगद ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर को वापस अपनी बेल्ट में खोसा और वह घुटनों के बल जमीन पे बैठी तारा की तरफ लपका। उसकी वो करक और सख्त पुलिस वाली छवि एक सेकंड में गायब हो गई थी। उसने तारा के कांपते हुए चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्यालों में लिया और बेहद घबराई हुई आवाज में पूछा, तारा तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहाँ चोट लगी है? मुझे माफ कर देना तारा, मुझे वापस लौटने में थोड़ी देर हो गई। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। तारा, जिसने कबीर की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी, अंगद की आंखों में अपने लिए ये बेपनाह फिक्र, ये तरफ और ये प्यार देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाई। उसकी सारी हिम्मत जो उसने गुंडों के सामने दिखाई थी वो बह गई। वो रोते हुए पूरी ताकत से अंगद के मजबूत सीने से लिपट गई। उसने सिसकते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ अंगद, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मैं बस कबीर को कुछ नहीं होने दे सकती। जब तक आप हमारे साथ है मुझे किसी का डर नहीं है। अंगद ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया, मानो वो दुनिया की हर मुसीबत को उस तक पहुंचने से रोक देना चाहता हो। उस खौफनाक और ठंडी रात में मोमबत्ती की वो आखिरी मध्यम रोशनी इस बात की गवाह बन रही थी कि उन दोनों के दिलों और उनकी रूहें अब एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुकी थी। अगले दिन की सुबह पूरे देहरादून के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेकर आने वाली थी। शहर की सबसे बड़ी अदालत के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात था। मीडिया के कैमरे और पत्रकारों की भीड़ हर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर गड़ाए बैठी थी। अदालत का मुख्य कमरा वकीलों, गवाहों और आम जनता से खचाखच भरा हुआ था। कटघरे में आरोपी बिजनेसमैन का बेटा अपने महंगे और नामी वकीलों की फौज के साथ बेहद घमंड और बेफिक्री से खड़ा था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी दौलत के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। जज साहब ने अपनी सीट संभाली, अपना चश्मा ठीक किया और अभियोजन पक्ष की तरफ देखा, जहां अंगद अपनी पूरी पुलिस यूनिफॉर्म में मेडल लगाए खड़ा था और उसके बगल में तारा बैठी थी, जिसकी गोद में कबीर बहुत ही सहमा हुआ था। विपक्षी दल के मुख्य वकील ने अपनी पैरवी शुरू की और कोर्ट के बीच आकर बहुत ही तंजिया लहजे में कहा कि मिलॉर्ड, ये पूरा का पूरा मर्डर केस कुछ और नहीं बल्कि एक मनगढ़ंत और झूठी कहानी है, जिसे हमारे मुवक्किल की साफ छवि को धूमिल करने के लिए बनाया गया है।
ये पुलिस अफसर अंगद, जो अपनी पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इसके बगल में बैठी ये रहस्यमयी औरत तारा, ये दोनों मिलकर एक मासूम अनाथ बच्चे का इस्तेमाल एक गहरे मोहरे की तरह कर रहे हैं। इस औरत का खुद का कोई पारिवारिक अता पता नहीं है, इसकी कोई पहचान नहीं है, और ये इस अदालत में दावा कर रही हैं कि ये उस बच्चे की माँ जैसी है। क्या इस अदालत के पास इतना फालतू वक्त है कि ऐसी औरतों की बातों पे यकीन करे? ये सुनते ही कोर्ट रूम में बैठे लोगों के बीच एक कानाफूसी शुरू हो गई। कमिश्नर रणवीर भी पीछे बैठे हुए बड़ी चिंता से ये सब देख रहे थे, लेकिन तभी तारा अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों में अब वो कल रात वाला डर या बेबसी नहीं थी, उसकी आंखों में अब पहाड़ों की उस चट्टान जैसी मजबूती थी जो बड़े से बड़े बवंडर को रोक देती थी। वो बहुत ही सधे हुए और गरिमापूर्ण कदमों से चलकर सीधे गवाहों के कटघरे में जा खड़ी हुई। उसकी आवाज जब पूरे कोर्ट रूम में गूंजी तो वहां मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। तारा ने सीधे विपक्षी वकील की आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहा कि मैं इस बच्चे पे सिर्फ अपना दावा नहीं कर रही हूँ वकील साहब, मैं कबीर की कानूनी तौर पर भी और इस कयानत की हकीकत के तौर पर भी उसकी असली माँ हूँ। मुझे किसी कागजी सबूत की जरूरत नहीं है अपनी ममता को साबित करने के लिए। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। अंगद ने भी थोड़ी हैरानी और गर्व से तारा की तरफ देखा। तारा ने जज साहब की तरफ रुख किया और बहुत ही जज्बाती लेकिन साफ आवाज में अपनी बात कहनी शुरू की। उसने कहा कि मिलॉर्ड, आज से ठीक 4 साल पहले कबीर की जो असली माँ थी वो मेरी सबसे अजीज दोस्त थी। जब वो इस दुनिया से जा रही थी, अस्पताल के उस आखिरी बेड पर दम तोड़ने से पहले उसने कबीर को अपने हाथों से उठाकर मेरी बाहों में सौंपा था। उसके परिवार में कोई ऐसा नहीं था जो इस मासूम की जिम्मेदारी ले सके। मैंने कबीर की सुरक्षा और समाज के तानों से उसे बचाने के लिए उसे अनाथालय के दस्तावेजों में एक लावारिस बच्चे के रूप में दर्ज कराया ताकि कोई उस पर नाजायज होने का ठप्पा न लगा सके। मैंने इसे पालने के लिए अपनी पूरी जवानी, अपनी खुशियां और अपना करियर सब कुछ दांव पे लगा दिया, और आज इस अदालत के सामने खड़े मेरे पति अंगद ने न सिर्फ मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया बल्कि इस बच्चे को अपना नाम और अपनी पहचान भी दी है। क्या एक माँ का अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ना गुनाह है? तारा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में जो सच्चाई थी उसने कोर्ट रूम में बैठे हर इंसान के दिल को छू लिया। कबीर ने जब अपनी मम्मा को रोते हुए देखा तो वो अपनी सीट से उठा, दौड़कर कटघरे के पास गया और अपनी नन्ही उंगलियों से तारा के आंसू पोंछते हुए बेहद मासूमियत से बोला कि मम्मा, तुम रो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। ये भावुक दृश्य देखकर कोर्ट रूम में मौजूद कई महिला वकीलों और यहाँ तक कि कुछ पुलिस अफसरों की आंखें भी नम हो गई। विपक्षी वकील के पास अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। अंगद का सीना अपनी पत्नी की इस बहादुरी को देखकर गर्व से चौड़ा हो गया था। वो अपनी जगह से आगे बढ़ा, कटघरे के पास पहुंचा और तारा के कांपते हुए कंधों पे अपना मजबूत और सुरक्षात्मक हाथ रख दिया। उसने जज साहब की तरफ देखते हुए बहुत ही संजीदगी और पेशेवर लहजे में कहा कि मिलॉर्ड, अभियोजन पक्ष के पास सिर्फ भावुक बातें नहीं, हमारे पास उस रात की घटना का एक ऐसा पुख्ता और अटाकिया डिजिटल एविडेंस भी है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। कातिल ने जब कबीर की मां पर हमला किया था तो कबीर उस समय जिस गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था उसके ठीक ऊपर हमारे पुलिस विभाग की एक प्राइवेट सर्विलांस वैन का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे की फुटेज में इस आरोपी का चेहरा, इसके हाथ में मौजूद हथियार और इसकी पूरी वारदात साफ साफ देखी जा सकती है। ये पेन ड्राइव मैं इस अदालत के सुपुर्द कर रहा हूँ। अंगद ने वो पेन ड्राइव सरकारी वकील के माध्यम से जज साहब की टेबल पे भिजवाई। जैसे ही उस फुटेज को कोर्ट रूम की बड़ी स्क्रीन पे चलाया गया, आरोपी बिजनेसमैन के बेटे का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि वही कातिल था। उसके वकीलों की सारी दलीलें एक पल में ताश के पत्तों की तरह ढह। जज साहब ने पूरी गंभीरता से उस वीडियो को देखा, अपनी फाइलों पे कुछ नोट किया और फिर अपने भारी लकड़ी के हथौड़े को मेज पे मारते हुए ऑर्डर इस अदालत के सामने पेश किए गए तमाम गवाहों के बयानात, तारा की गवाही और सबसे बढ़कर पुलिस इन्वेस्टिगेटर अंगद द्वारा पेश किए गए अटाकिया वीडियो सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि आरोपी धारा 302 के तहत पूरी तरह दोषी है।
अदालत आरोपी को बिना किसी पेरोल के उम्र कैद की सख्त सजा सुनाती है। इसके साथ ही ये अदालत कबीर की बहादुरी और उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसकी कानूनी कस्टडी पूरी तरह से और हमेशा के लिए अंगद और तारा को सौंपने का आदेश देती है। ये केस यहीं बंद किया जाता है। अदालत का फैसला आते ही पूरे कोर्ट रूम में एक राहत की लहर दौड़ गई। मीडिया वाले बाहर की तरफ भागे। कमिश्नर रणवीर ने दूर से ही अंगद को देखकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, जो उनकी तरफ से एक मूक शाबाशी थी। तारा ने कबीर को अपनी बाहों में उठा लिया और वो अंगद की तरफ देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब जो आंसू थे वे जीत और सुकून के थे। इस कानूनी और मानसिक जंग को जीतने के कुछ हफ्ते बाद देहरादून के पहाड़ों पर एक बहुत ही खूबसूरत और शाम ढल रही थी। विला की टूटी हुई खिड़की को अब नए और मजबूत शीशों से बदल दिया गया था। चारों तरफ देवदार के पेड़ों के पीछे से सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा था, जिससे पूरे आसमान में लाल, नारंगी और सुनहरी किरणें बिखर गई थी। पहाड़ों पर हल्की गुलाबी ठंड बढ़ गई थी, जिससे हवा में एक ताजगी थी। विला के सामने बने छोटे से हरे भरे लॉन में कबीर एक छोटे से सफेद रंग के पिल्ले के साथ बड़ी खुशी से दौड़ रहा था। वो कभी उस पिल्ले के पीछे भागता तो कभी पिल्ला उसकी तरफ झपकता। कबीर की वो मासूम खिलखिलाहट, अब उसकी गूंजती हुई हंसी पूरे पहाड़ी माहौल को जीवंत और खुशनुमा बना रही थी। उस बच्चे के चेहरे पर अब उस खौफनाक रात का कोई साया नहीं बचा था। वो पूरी तरह सुरक्षित और खुश था। तारा अपने कंधों पर एक गर्म ऊनी शॉल ओढ़े बरामदे की लकड़ी की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में अब मेहंदी का रंग और गहरा हो चुका था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुकम्मल सुकून था जो किसी बड़ी तपस्या के पूरे होने के बाद मिलता है। वो कबीर को खेलते हुए देख रही थी और उसके होठों पे एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। तभी विला के अंदर से अंगद बाहर आया। उसके दोनों हाथों में चीनी मिट्टी के 2 मग थे, जिसमें से गर्मा गर्म चाय का धुआं निकल रहा था। उसने अपनी पुलिस की वर्दी को हमेशा के लिए एक नए सम्मान के साथ अलमारी में रख दिया था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, एक मग बहुत ही नरमी से तारा की तरफ बढ़ाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। तारा ने चाय का मग थामा और अंगद की तरफ देखा। दोनों के बीच कुछ पलों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत खामोशी रही, जिसे सिर्फ कबीर की हंसी और हवा की सरसराहट तोड़ रही थी। तारा ने धीरे से अपना सिर अंगद के मजबूत और भरोसेमंद कंधों पे टिका दिया। उसने बेहद धीमी और जज्बाती आवाज में कहा कि मुझे अपनी जिंदगी में कभी इस बात का यकीन नहीं था अंगद, कि मेरे और कबीर के हिस्से में भी कभी ऐसी कोई शांत, खूबसूरत और महफूज शाम आएगी। मैंने तो हमेशा खुद को और उसे एक भागती हुई जिंदगी के रूप में ही देखा था। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सिर्फ आपकी वजह से है। अंगद ने चाय का मग नीचे रखा, अपना हाथ आगे बढ़ाकर तारा को अपने और करीब कर लिया। उसने तारा के माथे पर बहुत ही पवित्रता और गहराई के साथ अपने होठ रख दिए। उसकी आवाज में अब वो पुलिस हेडक्वार्टर वाली कड़कपन या आदेश का भाव बिल्कुल नहीं था। उसमें सिर्फ एक पति और एक पिता की बेपनाह मोहब्बत और जिम्मेदारी थी। उसने कहा कि जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ और मेरी सांसें चल रही है तारा, तुम्हें या कबीर को किसी भी तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। इस घर की तरफ, तुम्हारी तरफ आने वाली हर मुसीबत को सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। तुम दोनों ने मुझे एक नया मकसद, एक नया घर और एक नया जीवन दिया है। तुम और कबीर ही अब मेरी पूरी कायनात हो और अपनी कायनात की रक्षा करना एक रक्षक का सबसे बड़ा धर्म होता है। ठीक उसी पल कबीर दौड़ता हुआ आया। उसका पिल्ला भी उसके पीछे था। उसने देखा कि उसके मम्मा और पापा एक साथ बैठे हैं। वो अपनी नन्ही बाहें फैलाकर उन दोनों के बीच में घुस गया और दोनों के गलों में अपने हाथ डाल दिए। अंगद और तारा ने मिलकर उस नन्ही सी जान को अपने बीच में समेट लिया। तीनों की वो साझी मुस्कुराहट, उसका वो अटूट विश्वास और पहाड़ों की वो अनंत खामोशी इस बात का ऐलान कर रही थी कि ममता, प्यार और इंसानियत की इस जंग में आखिरकार जीत एक सच्चे परिवार की हुई थी। सूरज पहाड़ों के पीछे पूरी तरह छुप चुका था, लेकिन उस विला के भीतर एक नई और कभी न बुझने वाली रोशनी हमेशा के लिए जल चुकी थी। पहाड़ों की बर्फीली हवाओं और देहरादून ने कि इस घने देवदार के जंगलों के बीच बनी हुई यह कहानी हमें ये सीख देती है कि मानवता, निस्वार्थ प्रेम और ममता का कोई
तय धर्म बंधन या कानूनी दस्तावेज नहीं होता। एक सच्चा रिश्ता खून की कड़ियों से नहीं बल्कि दिल के जुड़ाव, अपनी विश्वास और एक दूसरे के सम्मान से बनता है। अंगद और तारा की ये दास्तां साबित करती है कि जब समाज का डर और अतीत की परछाइयां जिंदगी को नर्क बनाने पर आमाद हो, तब एक दूसरे पर अटूट भरोसा और सही के साथ खड़े होने का हौसला ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। असली वीरता और बड़प्पन दूसरों के गहरे दुखों और अनछुए राज को अपनी मोहब्बत की छांव में छुपाकर उन्हें एक नया जीवन और नाम देने में है। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज कहानी सुनने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर देना। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।